दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 या पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। हम झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के दोनों पेपर के कंप्लीट कोर्स को कवर कर रहे हैं। आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी इंक्लूड किए गए हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स के साथ साथ टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू कलेक्शन को भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपको मिलेगा एग्जाम तक लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियोज, और आप पाएंगे प्रैक्टिस के लिए दर्जनों प्रैक्टिस सेट, और साथ में मिलेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। उर्दू टीचर के लिए भी हम उर्दू जबान की बेहतर तैयारी कराते हैं, और हमारे पास झारखंड टेट के लिए सभी प्रमुख रीजनल लैंग्वेज के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ध्यान रहे, सफलता सदा सफल मार्ग पर ही मिलती है। झारखंड टेट में 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 क्वेश्चन इंग्लिश को हमने सॉल्व कर रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक देखेंगे, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है। ह्रास का मतलब होता है गिरावट। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि छात्रों की लापरवाही के कारण हो रहा है, शिक्षकों की अपारगता के कारण हो रहा है, अभिभावकों की विचार मग्नता के कारण हो रहा है। अगर शिक्षा का स्तर गिर रहा है तो हम अकेले छात्र को दोषी नहीं ठहरा सकते, शिक्षक भी दोषी है, अभिभावक भी जिम्मेदार है। कहने का मतलब यह है कि ऊपर के तीनों शिक्षा के क्षेत्र में ह्रास के लिए जिम्मेदार है। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है। स्वांगीकरण जो शब्द होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। लज्जा का मतलब होता है शर्माना, गर्व का मतलब होता है कि उसके अंदर घमंड आ जाना चाहिए सफलता के प्रति। लज्जा और गर्व का भाव जो होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था में विकसित होने लगता है। 5 से 7 वर्ष के बच्चे में लज्जा भाव आ जाता है, उसके अंदर गर्व होने लगता है। कोई भी अच्छा काम करता है तो वो खुश हो जाता है, अगर उसे काम में सफलता नहीं मिलती है तो मायूस हो जाता है। उसे ही कहते हैं लज्जा एवं गर्व का भाव विकसित होना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों को आंकना, यह परीक्षा से अलग होता है। मूल्यांकन में उसके विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हैं, परीक्षा में एक पहलू ही देखा जाता है। मूल्यांकन अगर हम छात्र का कर रहे हैं तो शिक्षक किस रूप में सहायक हो सकता है। शिक्षक जो होता है क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोजता है ताकि छात्रों को सर्वांगीण विकास में सहायता मिले। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक छात्र को वर्गीकृत इसलिए करता है ताकि उसके लेवल के हिसाब से शिक्षा दी जा सके, तेज स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिल सके। जो कमजोर है उसकी कमजोरी को दूर करने का हर संभव प्रयास हो सके। इस तरह शिक्षक अपनी भूमिका निभाते हैं, सहायता करते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। छात्र में क्या कमी है शिक्षक उसे बतलाएगा, उसे समझाएगा ताकि छात्र भी अपनी कमियों को दूर करे। जब तक हमें बीमारी पता नहीं चलेगा कि हम इलाज कर पाएंगे, कभी नहीं। इसी तरह शिक्षक जो होता है इलाज करने वाला होता है, डॉक्टर होता है, वह छात्र का इलाज करता है। 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। बुद्धि और सृजनात्मकता क्या है। बुद्धि यानी माइंड, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। बुद्धि और सृजनात्मकता जो होता है धनात्मक रूप से संबंधित है। कोई आदमी को हम बुद्धि वाला बोलेंगे, किसी आदमी को सृजनात्मक बोलेंगे तो वो खुश हो जाएगा, गुस्साएगा नहीं, क्योंकि वह धनात्मक रूप से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अलग अलग संगठन है, अलग अलग सदस्य हैं, इसके अलग अलग काम है। शिक्षा से जो संबंधित है वो यूनेस्को है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? एक खास उम्र के बाद बच्चे किसी भी काम को रिपीट करते हैं, शौक से करते हैं, उसमें आदत का विकास हो जाता है, वह है जन्म। जन्म से ही किसी भी बच्चे में काम रिपीटेशन की आदत हो जाती है। एक ही काम को बार बार करना उसकी पसंद बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास के कई सिद्धांत होते हैं, जिसमें यह इम्पोर्टेंट है कि यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं होता। किसी का विकास तेज होता है, किसी का विकास धीमा होता है। विकास की यही विशेषताएं हैं। बाकी जो सिद्धांत है यह सब अपनी जगह सही नहीं बल्कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास एक प्रणाली है। बाल का मतलब होता है बच्चा, विकास यानी डेवलपमेंट। बाल विकास जो होता है ये सतत, क्रमिक, लगातार चलती हुई होती है। सतत का मतलब होता है यानी एक समान रफ्तार से धीमी तेज चल रहा है। क्रमिक का मतलब लगातार है, ये जो है क्रम बाय क्रम चल रहा है। कोई बच्चा है जब तक जवान नहीं होगा तब तक बूढ़ा नहीं हो सकता, इसे क्रमिक कहते हैं। सतत का मतलब होता है यह कभी रुकता नहीं है, चाहे उसकी लंबाई बढ़ना रुक जाए लेकिन विकास नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। किसी में भी यौवन आता है, जवानी आ जाती है, तो वो स्त्री और पुरुष के जैविक गुण को बतला रहा है, लेकिन उसका लिंग जो बतला रहा है कि पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति या पितृ जाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण, यानी पुरुष है तो पितृ जाति से आता है, स्त्री है तो मातृ जाति से आती है। उसमें के अंदर जो सामाजिक गुण आने लगता है लिंग के आधार पर। लड़का जो है लड़कों के बीच रहना, लड़की लड़कियों के बीच रहना ज्यादा पसंद करती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कब कहेंगे? उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का न्यूनतम अंक होता है। कोई बच्चा जो है क्लास में सबसे कम नंबर लाता है उसे हम पिछड़ा कह सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है? उचित प्रेरक परिवेश का मतलब होता है बैठने की समुचित व्यवस्था, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश, सहयोगी एवं स्पर्धा मूलक समूह की स्थिति। ये सब के सब जो है उचित प्रेरक परिवेश को बतलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बच्चे का विकास निम्न में किसका परिणाम होता है? विकास जो होता है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। यानी विकास के लिए आनुवंशिकता भी जिम्मेदार है, पर्यावरण भी जिम्मेदार है। आनुवंशिकता कहते हैं माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं, और पर्यावरण का मतलब हुआ कि वो कैसे इलाके में रह रहा है, गर्म इलाके में या ठंडे इलाके में। जिस पर्यावरण में रह रहा है उसी के अनुकूल उसका विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन है? सम्यक भावुकता, जटिलताएं ये बाह्य कारक नहीं है। छात्र की अभिवृत्ति बाह्य कारक नहीं है। संस्कृति एवं प्रशिक्षण जो है बाह्य कारक है। अगर हम बिहार में रहेंगे तो बिहारी वाला लक्षण रहेगा, अगर हम दिल्ली चले जाएं तो हमारे अंदर दिल्ली वाला लक्षण आएगा, विदेश में चले जाएं तो हम विदेशी कल्चर को अपनाने लगेंगे। इसे ही कहते हैं बाह्य संस्कृति या संस्कार का आना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षण समझ के क्रियाकलाप के स्तर को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आप में प्रबंधन आना चाहिए, कुशल प्रशासन होना चाहिए, योग्य शिक्षक होने चाहिए। प्रबंधन, कुशल प्रशासन, योग्य शिक्षक के ही शिक्षण समझ के क्रियाकलाप के स्तर को बना सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई छात्र कमजोर है तो उसे प्रेरित करने के लिए अच्छे काम के लिए प्रशंसा करेंगे, उत्तम काम के लिए उन्हें कहेंगे। डिसलेक्सिया संबंधित होता है
पठन संबंधी कई विकार होते हैं, कुछ लेखन और वाचन संबंधी विकार भी होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, इन सब पर हम अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। आइए फिलहाल हम जानते हैं डिसलेक्सिया जो होता है पठन की कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है, ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, छात्रों के वैयक्तिक अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया कराता है। छात्रों के वैयक्तिक अंतरों को सुलझाना चाहते हैं तो छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुमित करना छात्रों को बहुविधि अधिगम सुविधा प्रदान करेंगे। छात्रों के बीच व्यक्तिगत अंतर होता है, कोई हिंदी ज्यादा जानता है, कोई उर्दू ज्यादा जानता है। इस व्यक्तिगत अंतर को अगर हम दूर करना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो हम छात्र केंद्रित शिक्षा देंगे, छात्र के अनुकूल शिक्षा देंगे। कोई छात्र हिंदी के बजाय अपनी मातृभाषा में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसे मातृभाषा में पढ़ाएंगे। कोई खेल खेल में पढ़ना चाहता है तो उसे खेल खेल में पढ़ाएंगे। यानी हम छात्र केंद्रित शिक्षा देकर छात्रों की बहुविधि अधिगम सुविधा प्रदान करके ही हम जो है व्यक्तिगत अंतरों को सुलझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। शिक्षण अधिगम विधि में जो व्यक्तिगत ध्यान काफी महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक प्रशिक्षण में यही सब सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सृजनशील छात्र का गुण होता है। जो सृजनशील छात्र होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता, वो अनजान नहीं होते हैं, कोई अभाव नहीं होता है, चाहे बुद्धि, चाहे समस्या, चाहे नमनीयता का, बल्कि सृजनशील छात्र, क्रिएटिव छात्र काफी चिंताग्रस्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है 51, मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। मानसिक संघर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यौन आकांक्षाओं का दमन है। अगर कोई जवान है और अपने जवानी के शौक को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो मानसिक संघर्ष का शिकार है। आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति होती है। कोई किसी को भरी महफिल में बेइज्जत कर देता है तो वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। खराब अंतरवैयक्तिक संबंध, दोस्तों के बीच उसके संबंध अच्छे नहीं है, ये भी मानसिक संघर्ष को बतलाता है। कहने का मतलब ऊपर के सभी कारण जो है मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला क्वेश्चन है 52, मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी चाहिए। मूल्यांकन को अगर आप उपयोगी बनाना चाहते हैं, रोचक बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे, छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के विभिन्न तरीकों को अपनाएंगे, तभी आप मूल्यांकन को उपयोगी बना सकते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। उत्प्रेरणा में जो कारक संबंधित है वो इच्छा है, जीवन के उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, लेकिन शारीरिक तंदुरुस्ती इससे संबंधित नहीं है, इससे उत्प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है 54, उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। यानी कोई छात्र है जिसका IQ लेवल भी काफी ज्यादा है फिर भी अध्ययन बेटर नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रिया विधि कौन सी होगी। कोई छात्र काफी अच्छी बुद्धि वाला है फिर भी न्यून उपलब्धि प्राप्त करता है तो हम उसके कारण को जानेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी तबीयत खराब है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके मन मुताबिक पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या शिक्षक नहीं समझा पा रहे हैं। इस तरह हम जब कारण को पता करेंगे तो उसे बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें क्या पढ़ाएंगे। कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं तो समृद्ध पाठचर्या के प्रयोग को पढ़ाएंगे, जो उसका सिलेबस है उसे हम अच्छे से पूरा पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है कहानी सुनाने की सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोई शिक्षक छात्रों को कहानी सुनाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए,
संप्रेषण कौशल एवं भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाएंगे। यानी हम हाथ को हिलाकर, बोलकर, जहां पर जरूरत है कूदने की कूद कर संप्रेषण कौशल बढ़ाएंगे। भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बना सकते हैं। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखेंगे। जो भी घटना स्वाभाविक है, जैसे हंसने की बात हो रही है तो मुस्कुराकर उसे बोलेंगे, रोने की बात हो रही है तो हम मायूस हो जाएंगे। यानी स्वाभाविक घटनाओं को बनाकर इंप्रेशन से उसे इंप्रेस करेंगे। तीसरा है कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण एवं आज की जीवन स्थिति से तुलना होनी चाहिए। कहानी के जो भी पाठ है उसका सही चित्रण होना चाहिए। जो दोस्त है उसकी दोस्ती को बतलाना, जो बादशाह है तो उसके अंदर पावर दिखाना, ये सब होना चाहिए। तभी कहानी जो है सफल हो पाएगी। यानी सभी के सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक नहीं है। अगर आप छात्रों को गृह कार्य दे रहे हैं तो छात्रों को समुचित रूप से गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं कि आप उसे कॉपी में टास्क दे दें, वो पन्ना फाड़ के फेंक दे या खाली ले आए, जबकि उसे हमें प्रेरित करना है कि बच्चे तुम टास्क को पूरा करके ही आना। गृह कार्य पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश देंगे। गृह कार्य कैसे पूरा करना है इसके भी हम निर्देश देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सब पॉजिटिव है, हमें देने हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक नहीं है। तो गृह कार्य के उद्देश्य को समझाना ये आवश्यक नहीं है। हम गृह कार्य के उद्देश्य को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में श्याम पट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। श्याम पट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान स्पष्ट एवं पठनीय शब्दों को लिखना होना चाहिए। हम श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखें वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौक का प्रयोग करें। हम कोई चित्र बना रहे हैं तो सिर्फ व्हाइट चौक का प्रयोग नहीं बल्कि हर तरह के चौक का प्रयोग करेंगे, हर कलर के चौक का प्रयोग करेंगे। श्याम पट पर सीधी रेखा खींचेंगे। श्याम पट पर जो लाइन खींचेंगे वो हमेशा सीधा होना चाहिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। यानी सबके सब जो है इम्पोर्टेंट है श्याम पट पर लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसमान व्यवहार होने के कारण है। मनोविश्लेषण सिद्धांत कहता है विसमान व्यवहार के बारे में व्यक्ति की दमित इच्छाएं ये जो है इसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों हमने भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के भी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट, सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।